नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कृष्णचंद्र की एक बेहतरीन रचना, एक हास्य व्यंग्य से भरपूर रचना, जामुन का पेड़। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम किन किन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान पाएंगे कि सरकारी कामकाज की प्रणाली कैसी होती है। आपको मैं बता दूं, सरकारी कामकाज की जो प्रणाली होती है वो बहुत ही लंबी और ट्रबलसम होती है। इस पाठ में हम लोग सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में जान सकेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, विदेश विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। निर्देश देने और निर्देश मिलने की प्रक्रिया का ज्ञान। देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो या तो निर्देश देते हैं या निर्देश मिलने का इंतजार करते हैं, तभी जाकर वो कार्य करते हैं और इस प्रक्रिया में उनके कार्यवाही में बड़ा लंबा समय लगता है। सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता। मेरा ये यकीन है या मेरा ये मानना है कि इस कहानी के या इस पाठ के अंत तक आपको यह यकीन हो जाएगा कि सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग नए-नए शब्दों से परिचित हो सकेंगे। लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ इन्हें अन्य और पुरस्कार मिल चुके हैं। ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, इसका अध्ययन आप अवश्य कीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। देखिए, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य कथा कहने का मतलब हुआ है, इसमें एक तरीके की टीका टिप्पणी की गई है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। अर्थात किसी भी चीज को हास्यास्पद बनाने के लिए या व्यंग्यात्मक बनाने के लिए उसको हम लोग उसके अनुपात से ज्यादा फैला देते हैं और फुला देते हैं। तो ये जो परंपरा है ये पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। अर्थात एक टॉपिक को, एक मुद्दे को बड़ा लंबा खींचती है रबर की तरह। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने के दौरान अगर हम लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो एग्जेजरेशन हो गया, ये तो हाइट हो गई, तो इसमें हैरत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते-हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख लोग उस व्यक्ति की जान बचा सकते थे पर बचाते नहीं। पाठ की छवियां। ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं, इस पाठ की एक छवि है और ये कहानी इसी स्थान से शुरू होती है और इसी स्थान पर समाप्त होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट को हिंदी में सचिवालय कहते हैं और सचिवालय के लॉन में, अर्थात सचिवालय के बगीचे में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है और एक दिन आंधी की वजह से वो जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दबा रहता है। वो निकल पाता है या नहीं निकलता है या उसके साथ क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस कहानी में, इस पाठ में जान पाएंगे और साथ ही साथ इसी क्रम में हम लोग सरकारी कर्मचारियों की ढिलाई, सरकारी कर्मचारियों का
दूसरे पर आश्रित होना या सरकारी कर्मचारियों का शिफ्टिंग ऑफ ड्यूटी किस तरीके से वो लोग करते हैं, इन सब बिंदुओं से भी परिचित हो सकेंगे। आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पाठ का नाम जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ कुछ इस तरीके से दिखता है और जामुन को अंग्रेजी में ब्लैकबेरी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ के सार पर। देखिए, मैं पाठ का सार पढ़ने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पाठ के सार को ध्यान से सुनें और उसे विज़ुअलाइज़ करने की कोशिश करें। इस तरीके से ये पाठ आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएँगे। तो शुरू करते हैं। कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ नामक कहानी एक व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते एक व्यक्ति की व्यथा कथा है। और कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप कार्यवाही देख रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और एक कार्यवाही आप और देखते होंगे जो इस तरीके से लिखा जाता है, वो होता है कार्रवाई। कार्रवाई इसका मतलब हुआ एक्शन, तुरंत एक्शन, ठीक है। तो इन दो शब्दों में आप अंतर जरूर समझिए। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ के सार पर। रात के समय जोरों की आंधी चली और सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। अगले दिन सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस टूटे पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने तुरंत चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को, और देखते ही देखते चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को उस पेड़ के मीठे जामुनों की याद आने लगी और इस बात का अफसोस करने लगे कि अब उन्हें जामुन खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासियों ने कहा कि यह अब तक मर चुका होगा। तभी दबे हुए आदमी ने कराहती स्क्रीमिंग कराहती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो क्लर्क है, जिसे हम लोग लिपिक कहते हैं शुद्ध हिंदी में और बोलचाल की भाषा में बाबू लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, क्लर्क जो है वो मीठे जामुनों को याद करके अफ़सोस कर रहे हैं। मतलब क्लर्क ये चाहते हैं कि थोड़ी-सी ऊपरी इनकम हो जाए। इधर चपरासी लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार! अभी तक तो मर चुका होगा। अर्थात उनके इस वाक्य से उनकी आलस्य भरी मानसिकता का बोध होता है। और ये जो माली, जो उस सचिवालय के सबसे निम्न पोस्ट पर है, उसे उस व्यक्ति की चिंता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गरीबी या समस्याएँ किसी के जीवन में आती है तो कैसा लगता है। माली सचिवालय के सबसे निम्न पद पर कार्यरत था, पर उसकी परपीड़ा समझने की शक्ति बड़े-बड़े अफ़सरों से कहीं अधिक थी। परपीड़ा अर्थात दूसरों की पीड़ा। उसने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दे तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने भी हामी भरी। इस पर सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से पूछना उचित समझा। इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से, मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, और इस तरह फाइलें चलती रही और आधा दिन बीत गया। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स लोग या पढ़े लिखे अधिकारी लोग चाहते तो तुरंत उस टूटे हुए पेड़ के तने को सब लोग मिलकर उठाते और दबे हुए आदमी को खींचकर बाहर कर लेते। लेकिन ये लोग आदेश के गुलाम हैं। जी हाँ, ये लोग आदेश के गुलाम हैं। जब तक इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज भारत की स्थिति कुछ खास अच्छी होती हुई दिखती नहीं। दोपहर के समय तक भीड़ में खड़े लोग पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम कृषि विभाग का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग में भेज रहा है। कृषि विभाग से उत्तर आया कि यह फलदार पेड़ का मामला है, अतः इसे हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाए।
आपको मैं यहाँ बता देना उचित समझता हूँ कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे हिंदी में उद्यान कृषि भी कहते हैं, और इसका संबंध फलों के खेती तथा उसके रख-रखाव के संबंध में होता है। विभाग में भेजा जाएगा और इस तरह पहला दिन कागजी कार्यवाही में समाप्त हो गया। रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने आत्मीयता का परिचय देते हुए दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। देखिए, माली समझता था कि एक आदमी दबा हुआ है और इस समय उसकी मदद करना मानवता की बात है। इसीलिए उसने रात को उस आदमी को दाल भात खिलाया। यहाँ जो व्यंजन उसने खिलाया, इसका वर्णन इसलिए कर दिया गया है ताकि आप समझ सके कि जो एक माली है या जो छोटे तबके का इंसान होता है या कर्मचारी होता है, वो मालपुआ और छप्पन भोग नहीं खाता। वो एकदम साधारण सा भोजन करता है। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई संबंधी नहीं है। दबे हुए आदमी ने ये बताया माली को। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, अतः जामुन के फलदार पेड़ को काटने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती। इस पर एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ भी बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति व्यक्त की कि इससे वह मर जाएगा। मनचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः फैसला रद्द हो गया। दूसरी रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाई। यहाँ देखिए, फिर डिश का वर्णन कर दिया गया है ताकि आप ये जान सके कि माली आत्मीयता का जीता जागता नमूना है और वो कैसे व्यंजन खाता है और कैसे व्यंजन उस दबे हुए आदमी को खिला रहा है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के उद्देश्य से उससे यह कहा कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। इस पर दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुनाया, यह तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अर्थात मुझे मालूम है कि जो भी कार्यवाही करनी है आप लोग वो जरूर करेंगे, लेकिन उस कार्यवाही की समय सीमा के अंदर ही मेरी मौत हो जाएगी। शेर सुनाते ही इस बात का खुलासा हो गया कि दबा हुआ आदमी एक शायर है और ओश उपनाम से कविताएं लिखता है। देखिए, उपनाम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेन नेम, PEN, पेन नेम। अर्थात आपका कुछ नाम है लेकिन आप साहित्य की दुनिया में किसी दूसरे नाम से आना चाहते हैं, तो वो कहलाता है पेन नेम। जैसे मुंशी प्रेमचंद, हालांकि उनका वास्तविक नाम लाला धनपत राय था लेकिन वो प्रेमचंद से लिखते थे तो ये उनका पेन नेम हो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, ये अज्ञेय के नाम से लिखते हैं तो ये अज्ञेय उनका पेन नेम हो गया। इसी प्रकार ये जो व्यक्ति दबा हुआ था उसका पेन नेम था ओश, कविताएं लिखता था और हाल ही में रिसेंटली उनकी काव्य संग्रह ओश के फूल का प्रकाशन हुआ है। यह बात सचिवालय में फैलते ही उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दी गई। कल्चरल डिपार्टमेंट के सचिव ने स्वयं आकर दबे हुए व्यक्ति की स्थिति का जायजा लिया और अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी के केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। जब दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात कही तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा, देखिए हम तो कागज कलम चलाने वाले हैं, आरी कुल्हाड़ी हम लोग से कहाँ चलेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र ही कार्यवाही के लिए लिख दिया है। अर्थात कल्चरल विभाग ने भी उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दी है। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे।
तब भी अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। अब वे ही फैसला सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव, पुतलियां अर्थात आईबॉल्स, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत अर्थात लंबी क्यू या लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। इसी तरीके से उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात वो दबा हुआ व्यक्ति अपने प्राण खो चुका था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दब जाता है, सरकारी कार्यवाही में फंसकर उसकी फाइल कभी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भटकती रहती है और अंततः जब फैसला आता है, निर्णय आता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। आपने सुना भी होगा, ये कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको न्याय भी मिल रहा है लेकिन सही समय से नहीं, एक लंबे अरसे के बाद, तो वो न्याय न्याय नहीं रह जाता, वास्तव में वो अन्याय ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के सार को अच्छे से जाना। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का या मेंटालिटी का पता चलता है। देखिए, सचिवालय के लॉन में लगा जामुन का पेड़ रात को आए आंधी के कारण गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। जब सुबह माली ये दृश्य देखता है तो अपने ऊपर के कर्मचारियों को इसकी सूचना देता है और सभी कर्मचारी वहां पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर वहां के उस कार्यालय के या उस सचिवालय के क्लर्क इस बात को कहते हैं कि ओह, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। अर्थात सभी लोग केवल अपना ही बेनिफिट देखते हैं। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे पता चलता है कि लोग आजकल के युग में संवेदन शून्य हो गए हैं। उनमें इमोशंस है ही नहीं। वे किसी के दुख को देखकर भी आजकल द्रवित नहीं होते। वे इतने स्वार्थपर हो गए हैं या स्वार्थी हो गए हैं कि मरते हुए आदमी को अनदेखा कर देते हैं। बस वे केवल और केवल सेफ साइड में रहना चाहते हैं। वो केवल अपने परिवार की उन्नति के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। उन्हें जामुन न मिलने का दुःख है, लेकिन जो एक आदमी उस पेड़ की तने के नीचे दबा हुआ है, उसे निकालने की मुस्तैदी या उसे निकालने की चाह या उसे निकालने की इच्छा उनमें है ही नहीं। तो ये जो है कुंद मानसिकता वाले लोगों को सूचित करती है। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की कार्यवाही पर देरी होती देख माली से मिर्जा गालिब का शेर कहा कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये सुनते ही माली ने उनसे कुछ बातचीत की और इस बात का खुलासा हो गया कि वो एक शायर है, उनका उपनाम ओश है और हाल ही में ओश के फूल नाम का एक काव्य संग्रह प्रकाशित भी हुआ है। और फिर क्या था, ये बात जैसे ही सचिवालय में फैली, उसकी फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे ये तर्क दिया क्योंकि वो जो जामुन का पेड़ है वो एक फलदार पेड़ है और फल से रिलेटेड खेती बाड़ी, किसी भी प्रकार की फार्मिंग, फलों से रिलेटेड पेड़, ये जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए कृषि विभाग वालों ने इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? देखिए, इस पाठ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे विभागों की चर्चा की गई है। जैसे व्यापार विभाग। व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित होता है। फिर हम लोग कृषि विभाग, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं, वो इसका संबंध खेती से होता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट,
इसे हिंदी में उद्यान कृषि भी कहते हैं और इसका संबंध फलों के खेती तथा उसके रख-रखाव के संबंध में होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, इसका संबंध ऑपरेशन, इलाज इससे जुड़ा हुआ होता है। कल्चरल डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य के मामलों से होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में वन विभाग कहते हैं, इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति से होता है। विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों तथा स्वदेश के आपसी संबंधों से है। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी जाना और बहुत सारे पदों के भी बारे में जाना, जैसे चाहे वो माली से शुरू होते हुए चीफ सेक्रेटरी तक ही क्यों ना हो, और पॉलिटिशियन के बारे में भी जाना, मंत्री से प्रधानमंत्री तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ को समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर और इस पाठ का टेक्स्ट पा सकते हैं। धन्यवाद।